नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हम आप और कानून। और इस आज के ये जो कार्यक्रम है इसकी जो भूमिका है वो इस तरह से है कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये मुहिम चलाई गई है कि भारत के जितने भी लोग हैं, जो आवाम हैं, जो जनता है, उन तक सही कानून व्यवस्था पहुंच सके, लोगों को कानून का उचित लाभ मिल सके और जल्द से जल्द उन्हें कानूनी सहायता मिले, उन्हें उचित न्याय मिले। और आज इसी विषय पर हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। हमारा विषय भी है लोक अदालत, जिसमें नेशनल लोक अदालत है, पेंशन लोक अदालत है, स्थायी लोक अदालत है। और इस विषय से जुड़े सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-233-9418। और इस विषय से जुड़े सवाल आप हमसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास भी विशेषज्ञ के रूप में आज उपस्थित हैं चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर माननीय अजय सिंह राजपूत। माननीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और जैसा कि हमारा आज का विषय ही है लोक अदालत से जुड़ा हुआ, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी मान्यवर कि लोक अदालत क्या है? लोक अदालत आम जन को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय त्वरित गति से मिल सके, उसकी अवधारणा को लेकर लोक अदालत का गठन किया जाता है। और जो लोक अदालत है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत इसका गठन होता है। और लोक अदालत में आपसी जो दो पक्षों के बीच जो विवाद होते हैं उनका निराकरण आपसी समझौते, सुलह के माध्यम से किया जाता है और जिससे लोगों को तत्काल न्याय मिल सके। ये लोक अदालत की अवधारणा है जी। और लोक अदालत जैसे नाम से ही है कि ये लोगों के लिए ही है। बिल्कुल। तो साधारण रूप से लोगों के लिए लोक अदालत का निर्माण किया गया है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि नेशनल लोक अदालत ये क्या है? ये बड़ा अच्छा ही प्रश्न है और इस पर अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और जैसा कि नाम से ही है कि नेशनल लोक अदालत, मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक ही समय पर एक ही दिन पूरे हमारे भारत देश में इसका आयोजन किया जाता है। और जो ऐसे मामले जिनका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है उनको हम उस दिन नेशनल लोक अदालत का नाम देकर पूरे राष्ट्र में एक साथ आयोजित होती है और प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से। सर, लोक अदालत की हम बात करते हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका गठन कैसे हुआ? लोक अदालत का जो गठन है वो विधिक सेवा प्राधिकरण जो अधिनियम है 1987 उसकी धारा 19 में इसका प्रावधान किया गया है और उसके माध्यम से लोक अदालत का गठन होता है। लोक अदालत जो है वो हर स्तर पर जैसे राज्य की हम बात करें तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय जो विधिक सेवा समिति होती है, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका यानी तहसील स्तर पर जो है वो तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोक अदालत का गठन होता है। और लोक अदालत एक ऐसा होता है जिसमें एक न्यायिक अधिकारी होते हैं उसमें और दो अन्य व्यक्ति होते हैं जो कि कानून के या समाज के जो सामाजिक रूप से विशेषज्ञ होते हैं, उनका एक पीठ के माध्यम से गठन किया जाता है। और जैसा मामलों की संख्या होती है उन मामलों की संख्या के अनुरूप उतनी खंडपीठ का आयोजन किया जाता है और जो मामले निराकरण योग्य होते हैं उनमें उस खंडपीठ के माध्यम से उसका निराकरण किया जी। महोदय, जैसा आपने बताया कि लोक अदालत का गठन इस प्रकार होता है, तो इसमें किस तरह के मामले हैं जो आते हैं या किस तरह के मामलों को रखा जाता है? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस तरह के मामले हम यहाँ रखते हैं। तो अगर हम मामलों को दो रूप में देखें कि एक जो होते हैं आपराधिक मामले और जो एक होते हैं कि दीवानी मामले, तो आपराधिक मामलों के अगर हम विचार करें तो आपराधिक मामलों में जो ऐसे मामले जिनका निराकरण हम दंड प्रक्रिया संहिता के साथ जो प्रकरण राजीनामा योग्य हैं उन प्रकरणों में, और जो गंभीर प्रकृति के हैं जैसे कि हत्या है, बलात्कार हैं, ऐसे जो गंभीर मामले हैं, मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय है, ऐसे मामले लोक अदालत में नहीं रखते। जैसे मारपीट है, जो छोटे मामले हैं जिनकी प्रकृति राजीनामा योग्य है वो आपराधिक मामलों में। और दूसरे मामले जैसे मोटर दुर्घटना दावा है, वैवाहिक जो मामले होते हैं वो है, चेक अनादरण के मामले हैं,
भू संपदा से संबंधित हैं, दीवानी मामले हैं, ऐसे मामलों का जो है वो इसके एक पूरा इनको कैटेगराइज वाइज अलग अलग किया जाता है और उन मामलों को लोक अदालत के समक्ष रखा जाता है। जी। और इनका निर्णय भी त्वरित हो जाता है। बिल्कुल, शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय, आम जन को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय ये मिल सके, इसकी मूलभूत अवधारणा है। क्या बात और इसमें बिल्कुल प्रक्रियाओं का वो नहीं किया जाता है, जो लंबी चौड़ी जो कानून की विधि की प्रक्रिया है उनका नहीं होता, और सब कुछ निःशुल्क होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि सस्ता सुलभ जो न्याय है वो उपलब्ध कराने की ये मुहिम है, एक तरह से इसका उद्देश्य है। सर मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि लोक अदालत के फायदे क्या हैं? ये अगर आम जन ने इन चीज़ों को समझ लिया कि लोक अदालत के फायदे क्या हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि जो भी प्रकरण राजीनामा योग्य है, क्योंकि क्या होता है कई बार जो पक्षकार होते हैं वो अपने अहम ईगो के कारण सिर्फ मामलों का निराकरण कि नहीं, हम इन मामलों का निराकरण राजीनामा के माध्यम से नहीं करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण लाभ है कि ये मामला एक ही दिन में निपट जाता है। जो मामले लोक अदालत में आए, पहला तो ये कि एक ही दिन में निपट गया। दूसरा ये कि आप जब भी न्यायालय में जाएंगे या कोई आवेदन लगेगा तो उसमें न्यायालय शुल्क लगता है। तो जो लोक अदालत के समक्ष मामले होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की फीस जो है वो नहीं लगती है। और जो ऐसे मामले जो पहले से न्यायालय में लंबित हैं और उनमें जो कोर्ट फीस न्यायालय शुल्क आपके द्वारा लगाया गया है या पक्षकारों के द्वारा, अगर मामला समझौते के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से होता है तो उसकी जो कोर्ट फीस है वो वापस हो जाती है। जैसे ही निर्णय होता है उसकी एक कॉपी जो है वो दोनों पक्षकारों को निःशुल्क उसी समय तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। अपनी बातों को न्यायाधीश और पक्षकार के मध्य संवाद स्थापित होता है और त्वरित गति से निर्णय जो है वो पारित हो जाता है। क्या बात बताई सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और इस वक्त हमारे कॉलर भी लाइन पर जुड़े हैं, उनका प्रश्न हम लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ, नमस्कार। प्रणाम मैडम जी। हाँ प्रणाम आपको भी। अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न रखें। सर हमारा नाम सरोज कुमार सिंह है, हम जौनपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। जी सरोज जी, अपना प्रश्न पूछें। सर हमारा लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत हमारी क्या सहायता कर सकती है? बिल्कुल, लोक अदालत आप क्या सहायता चाहते हैं पहले ये बताएं, फिर हम बताएंगे कि क्या सहायता आपको मिल सकती है। सर हमारा सिर्फ इतना ही सवाल है कि हमारे पास एक निषेधाज्ञा डिग्री है परमानेंट इंजेक्शन की जी, और हम पाने के बावजूद भी हम अपनी जमीन पर काबिज नहीं हो पा रहे हैं जी, और जो हमारे विपक्षी हैं हमें धमकाते रहते हैं जी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी आप कुछ मदद करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि आपके पक्ष में एक अस्थायी निषेधाज्ञा का जो है वो जजमेंट और निर्णय आपके पास है, और जैसे ही आप जिस न्यायालय के समक्ष आपको जिस न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया है वहाँ के माध्यम से आप, चूंकि देखिए ये मामला ऐसा है कि ये आपसी समझौते की स्थिति नहीं है, आपके पक्ष में निषेधाज्ञा है और जो आपके जिसके विरुद्ध दिया गया है उससे राजीनामा नहीं हो सकता, तो ये मामला जो है वो लोक अदालत में तो नहीं निपट सकता। ये आप मूलभूत इस बात को समझेंगे तो लोक अदालत इसमें आपकी मदद मेरे ख्याल से नहीं हो सकती जब तक कि दोनों पक्षकार न्यायालय के समक्ष, लोक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो निराकरण नहीं होगा। लेकिन आपने जो समस्या बताई है, तो जिस न्यायालय के समक्ष आपने जिस न्यायालय के माध्यम से जो निर्णय मिला है उस न्यायालय के समक्ष आवेदन करते हुए कि इसमें हमें इसका जो है वो लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें धारा 39 आदेश 39 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में इसके प्रोविज़न है कि अगर अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में अगर आपको जो विरोधी पक्षकार हैं वो परेशान कर रहे हैं तो उसमें उन प्रावधानों का लाभ लेते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से, हाँ यदि आपको किसी अधिवक्ता की ज़रूरत है जी, तो आप विधिक सेवा जो प्राधिकरण है, अगर आप जिला स्तर पर हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी मदद करेगा। यदि आप तहसील स्तर पर हैं तो आपकी जो तहसील विधिक सेवा समिति है उसके माध्यम से अधिवक्ता विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आप उनकी सहायता ले सकते हैं। जी, आपने इनकी शंका का समाधान कर दिया मान्यवर। आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोक अदालत में मामले किस तरह से नियत कराए जाते हैं और इनका जो वैधता है वो कब तक की है? बिल्कुल, ये जो किस तरह से मामले हम अपने कि भाई मेरा एक मामला है उसको लोक अदालत के समक्ष
रखने के लिए क्या करना जी, होगा। हाँ। तो हम इसके दो तरीके हैं। एक तो हम अपना आवेदन, अगर मान लीजिए आप जिला स्तर पर हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आप आवेदन दे सकते हैं, जी। या जिस न्यायालय के समक्ष आपका मामला लंबित है वहां आप आवेदन करें कि महोदय ये इसका निराकरण हम आपसी समझौते से करना चाहते हैं। जी हाँ। तो मामला आपका जो न्यायालय देखेगी कि ये क्या राजीनामा योग्य है, क्या दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने की संभावना है, जी। क्या दोनों पक्ष एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ इसमें राजीनामा योग्य प्रकरण है, दोनों पक्ष सहमत हैं, तो वो मामला स्वतः उस खंडपीठ के, जो लोक अदालत की खंडपीठ बनी हुई है, वहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ राजीनामा हो जाएगा। जैसे ही राजीनामा होगा वैसे ही आपको उस निर्णय की प्रति, जिसको हम जो लोक अदालत का जो निर्णय होता है उसको हम पंचाट यानी अवार्ड बोलते हैं, उसकी कॉपी आपको निशुल्क तत्काल मिलेगी। और लोक अदालत के द्वारा पारित किया गया अवार्ड, जिसको हम अवार्ड कहते हैं, उसकी वही वैधता है जो कि सिविल न्यायालय के द्वारा यानी व्यवहार न्यायालय के द्वारा जो निर्णय के जो डिग्री का प्रभाव होता है उसी के बराबर होता है। उसमें कहीं कोई उसमें ये नहीं है कि ये लोक अदालत का निर्णय है तो वो कहीं मान्य नहीं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय तक वो मान्य है, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। ये सबसे बड़ा लाभ है जो लोक अदालत का है कि मामला उसी स्तर पर निपट जाता है। जैसे ही राजीनामा हुआ, मामला निपटा, आपको कॉपी मिली और दोनों पक्ष सहमत हैं। और एक सबसे बड़ा फायदा कि इसमें दोनों पक्ष जीतते हैं, क्या बात, किसी पक्षकार की हार नहीं होती है। लोक अदालत का ये एक बहुत ही ये है कि ये दोनों पक्ष जीतते हैं और आपसी वैमनस्य जो है वो हमेशा के लिए समाप्त होता है। क्या बात की सर, आपने बहुत अच्छी बात मान्यवर आपने हमें बताई। मान्यवर, एक चीज़ होती है अक्सर जो हम देखते हैं कि जो सामान्य लोग हैं, यदि उनके साथ कोई भी समस्या है तो वो सबसे पहले तो डरते हैं कि कौन कानूनी दांव पेचों में जाएगा, या किसी की ये समस्या होती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपके पास पैसे भी हैं तो उन्हें ये लगता है हमारे पास इतना समय नहीं कि हम बार बार कानूनी दांव पेचों में उलझें, या हमें इतनी समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कृपया हमें कुछ बताएं। बिल्कुल, आपके जो प्रश्न है और जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका जो उद्देश्य इसी कारण है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से सिर्फ आर्थिक कारणों से या अपनी समझ या कानून की जानकारी के अभाव में उसको न्याय से वंचित ना हो, इसी के लिए ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका हर स्तर पर, यदि आप मतलब किसी भी जिले के तहसील के छोटे से गांव में भी रहते हैं और वहाँ तहसील न्यायालय है, आप वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अपनी जो है वो सहायता ले सकते हैं। आपको विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसा मंच है जिसका कोई नहीं, उसका विधिक सेवा प्राधिकरण। बहुत बहुत अच्छी बात मान्यवर आपने हमें बताई। और इस वक्त फिर हमारे एक कॉलर लाइन पर है, हम इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। जी न्यायाधीश जी को मेरा प्रणाम है। जी जी मैं महाराष्ट्र से आकाश साहू बोल रहा हूँ। जी आकाश साहू जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना प्रश्न पूछें। जी, मैं न्यायाधीश जी से एक जानना चाह रहा हूँ, एक निवेदन है मुझे कि मेरी छोटी सिस्टर है, उनका 2015 में विवाह हुआ था और 2016 में उनके ससुराल वाले जो है उनको मायके छोड़ के चले गए। तो हमने सखी सेंटर में भी अप्लाई किया था, मतलब समझौता के रूप में, तो समझौता हो नहीं पाया। तो आज जिला न्यायालय में भी वो केस चल रहा है। तो और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी वहाँ अपने ससुराल जाए, तो ये कैसे सहयोग हो सकता है, मैं न्यायाधीश जी से पूछना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपकी जो बहन है उनका विवाह वर्ष 2015 में हुआ और 2016 में उनको ससुराल वाले उनका छोड़कर चले गए। देखिए, ये पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामलों का निराकरण भी लोक अदालत के माध्यम से, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हो सकता है। अब इसमें यह है कि हम किन कारणों से दोनों में नहीं हुआ, जैसे इसमें एक काउंसलिंग की भी, जैसे सखी सेंटर में बताया गया कि सखी सेंटर है और जो परिवार न्यायालय है वहाँ पर भी आप अपना आवेदन दे के समझौते की प्रयास कर सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समझौते की प्रयास कर सकते हैं और न्यायालय के सामने, न्यायालय के सामने, जैसा कि आपकी बातों से, ये प्रश्न से ये स्पष्ट हुआ कि प्रकरण न्यायालय में लंबित है, तो न्यायालय, जिस न्यायालय में भी आपका जो प्रकरण लंबित है उस न्यायालय के समक्ष
अपनी बातें रखें कि हम प्रकरण में समझौता करना चाहते हैं, तो न्यायालय जो आपके ससुराल पक्ष के हैं आपके बहन के, उनको बुलाएंगी, दोनों आपस में बात करेंगे और उनके बीच में मध्यस्थता की भी बातें हो सकती हैं कि क्या निकल कर आए आपसी बातचीत से। और न्यायालय पारिवारिक मामलों में बहुत ही संवेदनशील होती है। न्यायालय का ये रहता है कि कोई भी परिवार बिछड़ने मतलब अलग अलग ना हो और जो है साथ साथ रह सके। तो न्यायालय अपना पूरा सहयोग करती है और सभी जगह, और अधिकतर मामले भी देखने हैं कि कई बार सिर्फ समझाने से छोटे छोटे बातों में सुलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर मामले बिगड़ते हैं और निपट जाते हैं बातचीत से। तो जिस न्यायालय के समक्ष अभी है वहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि विधिक सेवा के माध्यम से हमको करना है तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी अपनी बातें न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। जी मान्यवर, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। और चूंकि एक महिला की बात चली है तो बहू बेटियों की हम बात करें तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में आज भी ये स्थिति है। एक महिला होने के नाते मैं भी ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रही थी कि महिलाओं की जो स्थिति है उनका किसी भी तरह से, चाहे घर में हो, बाहर हो, कार्यालय में, दफ्तर में, बस में, सड़क में, कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है या उनके साथ छेड़छाड़ होती है। किसी भी तरह का यदि मामला होता है तो ज़्यादातर तो महिला खुद ही डरती है कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मेरी बदनामी होगी। फिर यदि वो महिला कंप्लेन करने की कोशिश भी करती है तो घर के लोग दबा देते हैं। फिर बाहर के लोगों में ये होता है कि अरे नहीं बदनाम हो जाएंगे, नाम फैलेगा। तो ऐसी स्थितियों में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मान्यवर कि महिलाओं के लिए कानून में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महिलाओं के संबंध में महिलाएं, बच्चे बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से टारगेट किए जाते हैं जी। तो महिलाओं से संबंधित ये है कि हमको अगर किसी हमारे खिलाफ कोई भी अपराध हुआ है तो अपराध को सहना नहीं है बल्कि उसको खुलकर उसका सामना करना है। अब यह है कि हम अगर मैं महिला है, आप महिला हैं और आपके साथ कोई अपराध होता है, घटित होता है, तो उसके सबसे पहले ये है कि थाना में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। कई बार थाने में रिपोर्ट करने से बचता है आदमी, तो जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित है वही थाने जाकर रिपोर्ट करे, उसका परिवार का कोई भी सदस्य है वो रिपोर्ट कर सकता है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने कई निर्णयों में ये निर्देश जारी किए गए कि अगर मामला किसी महिला से छेड़छाड़ से संबंधित है, उसकी लज्जा से संबंधित है, उसका नाम किसी भी स्तर पर, ना ही वो पेपर में प्रकाशित हो सकता है, न्यायालय के निर्णयों में किसी तरह से उसमें होगा, घोषित किया जा सकता है, तो उसकी जो पहचान है वो बिल्कुल छुपाई जाएगी और उसकी गोपनीय रखी जाएगी और उसका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। उसमें उसका यहाँ तक कि उसके परिवार के कौन हैं, किस स्कूल में है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पता क्या है, ताकि लोग गैस कर सकें कि वो कौन महिला है या किधर की, ये भी डिस्क्लोज नहीं होगा। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने कई निर्णयों में महिलाओं की सम्मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखा गया है, हर स्तर पर रखा गया है। और समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में न्यायाधीश गणों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी मान्यवर, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। लोक अदालत की हमने बात की, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पेंशन अदालत ये क्या है? देखिए, पेंशन अदालत नाम से ही स्पष्ट है कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अगर उनके मामले जो पेंशन से संबंधित है वो लोक अदालत में रखे जाते हैं और उनको भी निराकरण शीघ्र निराकरण हो सके। स्पेशली क्योंकि सामान्य जो अदालतें हैं उनमें काम का दबाव बहुत अधिक है, तो ये पेंशन लोक अदालत का उसी स्तर पे गठन किया गया है कि वहाँ पेंशन से संबंधित जो भी समस्या है वो आप निराकरण करें। अब देखिए, जहाँ पे भी लोक अदालत, पेंशन लोक अदालत, तो लोक अदालत शब्द आएगा वहाँ पे विधिक सेवा प्राधिकरण आ जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण आएगा तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता, अधिवक्ता की सहायता, न्यायालय या लोक अदालत के समय जो भी पेपर है या जो भी चीजें हैं वो विधिक सेवा प्राधिकरण उपलब्ध कराएगी। तो उसमें कोई आपको खर्चे नहीं लगने हैं, कोई फीस नहीं देना है। तो ये पेंशन से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए पेंशन लोक अदालत का ये बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। आपने जैसा बताया कि निःशुल्क आपको जानकारियां हैं, निःशुल्क आपको अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा रहा है, तो क्या विधिक सहायता के लिए कोई निःशुल्क टोल फ्री नंबर भी है? जी बिल्कुल, निःशुल्क टोल फ्री नंबर है हमारा 15100।
15100। जी दर्शकों, ये किसी भी तरह की आपको निःशुल्क कानूनी समस्या पूछना है, ये सब जानकारी इस नंबर पर आपको उपलब्ध होगी। जी, यानी आपका मामला जो है आप उसको रख सकते हैं और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ अपील करना है, कितने दिनों के भीतर करना है, और ये निःशुल्क आपको मिलता है। बिल्कुल निःशुल्क। तो दर्शकों, इस नंबर को तो आप जरूर नोट करें, 15100। हाँ, मुझे लगता है हम सभी ने इस नंबर को नोट कर लिया। मान्यवर, जैसा पेंशन लोक अदालत की हमने बात की, इसी तरह से स्थायी लोक अदालत, जी, ये क्या है? स्थायी लोक अदालत, ये अच्छा प्रश्न है आपका कि आप जितने भी लोक अदालत के प्रकार हैं उस सभी में प्रश्न और जिज्ञासा है जो जैसे लोगों को, आम लोगों को लोक अदालत के जो प्रकार हैं और उनकी जो विविध प्रकार हैं उनकी जानकारी हो सके। तो जैसा कि स्थायी लोक अदालत में बताया कि सामान्य रूप से न्यायालयों में काम का दबाव है, इसीलिए जो जन उपयोगी सेवाएं हैं उनके संबंध में जो मामले हैं वो सीधे हम स्थायी लोक अदालत में रख सकते हैं। और हमारे वो, जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमारे 5 संभाग हैं और प्रत्येक संभाग में एक स्थायी लोक अदालत है, जैसे कि बिलासपुर है, रायपुर है, सरगुजा है, जगदलपुर है, दुर्ग है। तो ऐसा करके 5 हमारे संभाग हैं और 5 स्थायी लोक अदालत हैं। स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी जो सेवाएं हैं उसके संबंध में मामले हम उनका निराकरण। मान्यवर, जन उपयोगी सेवाएं, आपने ये शब्द कहा, तो हमारे दर्शक और मैं खुद भी ये जानना चाहूंगी कि जन उपयोगी सेवाएं, इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें? बिल्कुल, जैसे कि जन उपयोगी मतलब अब सामान्य सी है, जैसे यात्री सेवाओं से संबंधित है। अब यदि कोई मैं बस से जा रहा हूँ, मेरा लगेज मिस हो गया, गलत जगह उतर गया, उसके संबंध में है। बीमा से संबंधित है, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, स्वच्छता सफाई अभियान से संबंधित है, किसी भी ईंधन और इन सब से रिलेटेड है, बैंकिंग से संबंधित है, डाक तार विभाग से संबंधित, मतलब जो आम जन की छोटी छोटी जो दिनचर्या की जो सुविधाएं हैं, अगर उससे कोई परेशानी है, वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो जनोपयोगी विषय सेवाएं कहलाती हैं और उनका निराकरण आप स्थायी लोक अदालत में के माध्यम से करा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत और लोक अदालत, ये जो शब्द बार बार आ रहा है, तो स्थायी लोक अदालत में वो मामले निपटते हैं जो आपसी सहयोग और सामंजस्य से निपटाए जाते हैं। और स्थायी लोक अदालत में अगर मामले समझौतों के आधार पर नहीं होते हैं तो गुणावगणन, जिनको हम मेरिट पे डिसाइड करते हैं, उसके माध्यम से निराकरण कर सकते हैं। और उसका फायदा ये है कि सामान्य जो न्यायालय है उसकी जो विधिक जटिलताएं हैं वहां पे उनको शिथिल करते हुए मामले का त्वरित गति से शीघ्र न्याय वहां से उपलब्ध कराया जाता है। महोदय, आपने बहुत सारी हमें जानकारियां दी और अभी पिछले 2 सालों से लगभग हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो मेरा अंतिम प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या राज्य प्राधिकरण के द्वारा कोविड महामारी के दौरान किसी तरह की ऑनलाइन ये विधिक सहायता, ये ऐसी कोई परियोजना चली है या हमने इस क्षेत्र में कुछ काम किया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि ये क्या ऑनलाइन कोविड महामारी, जिन्होंने मतलब जिस समस्या ने लोगों को घर के अंदर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, तो विधिक सेवा प्राधिकरण इसमें अपना पूरा सहयोग दिया है। हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण छत्तीसगढ़ जो है उसके द्वारा जन चेतना यूट्यूब चैनल, आप अब यूट्यूब में देखेंगे कि जन चेतना कार्यक्रम के तहत हमने, हमारे न्यायाधीश गणों ने अलग अलग छोटे छोटे जो दैनिक जीवन में काम आने वाले कानून हैं उनका बहुत ही सहज और सुलभ वर्णन करते हुए ऑनलाइन इसकी यूट्यूब के वीडियो उपलब्ध हैं। और हमने हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उन्होंने ऑनलाइन विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं दी। ये टोल फ्री नंबर उपलब्ध था और सारी सुविधाएं हैं, उनको जो भी सहायता जरूरत पड़ी है वो उपलब्ध कराया है। क्या बात है। माननीय अजय सिंह राजपूत, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर। सर, मान्यवर, आप आज हमारे बीच आए और लोक अदालत के जो विभिन्न पहलू हैं उनसे हमें अवगत कराया, जनोपयोगी सेवाएं, इनके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी जी। दर्शकों, जैसा कि आज लोक अदालत के अनेक पहलुओं को हमने छुआ है और बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जानकारियां जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके विषय में हमने जाना है। और हाँ, एक बार फिर आपको बता दें कि कानूनी विधिक सहायता के लिए 15100 ये निःशुल्क यानी टोल फ्री नंबर है आपके लिए, इसे कभी ना भूलें और हमसे जुड़े रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
हैं।